उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है, लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कवल है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको उस हसीन सफ़र पर ले जाने के लिए जिसको हमने नाम दिया है सफ़र गज़ल का। एक नया मौसम, नया मंजर खुला, कोई दरवाज़ा मेरे अंदर खुला, एक गज़ल कमरे की छत पर मुंतज़िर, एक कलम रखा है कागज़ पर खुला। गुज़िश्ता क़िस्तों में हमने गज़ल और उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की और आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे गज़ल को मकबूल बनाने वाले एक बहुत ही मोतबर ज़रिए कव्वाली के बारे में। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है? इसलिए अर्ज़ किया है कि साए में तुम्हारे ख्वाजा बदरुद्दीन, साए में तुम्हारे कैसे वक्त ये हमारी है, साए में तुम्हारे कैसे वक्त ये हमारी है, कैसे वक्त ये हमारी है, कैसे वक्त ये हमारी है। मुख्तलिफ सूफिया कराम के उर्स के मौके पर गाए जाने वाली रवायती कव्वालियों में गज़ल के अशार शामिल करने से भी गज़ल को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। जहाँ जहाँ कव्वाल हजरात ने मुनासिब समझा वहाँ गज़ल के अशार को कव्वाली ने समेट लिया। ख़ासतौर पर इश्क़ हक़ीक़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अशार को कव्वालों ने बड़े मौसर अंदाज में पेश किया और अब तो कव्वाली गाने वाली पार्टियाँ गज़लों को बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही हैं। कव्वाली तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ज़माने से सबसे पहले सूफी गायक कव्वाल मेरे फोरफादर्स थे। मियां हसन सावंत जो शमशुद्दीन अल्ततमिश के दरबारी गवैये थे और उन्होंने बादशाह, उनको दो भाई थे, मीर हसन सावंत, मीर बुरा कलावंत, दोनों भाई शमशुद्दीन अल्ततमिश के दरबारी गवैये थे। तो मीर हसन सावंत का मिजाज दरवेशाना था, तो शमशुद्दीन अल्ततमिश की नौकरी छोड़ दी बादशाह की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद बन गए और सबसे पहले सूफी गायक हुए। और कव्वाली जो अरब की चीज़ थी, कौला से बना, अरब की कव्वाली धप्पे और बजती थी खाली। हिंदुस्तानी उस्ताद होते उस ज़माने में, उनको उन्होंने गाने में इस्तेमाल किया, कव्वाली के रंग में कव्वाली में इस्तेमाल किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर में ही हो। फिर आगे आके हज़रत अमीर खुसरो का ज़माना आया, तो उनके पीर भाई थे, हज़रत अमीर खुसरो के पीर भाई मियाँ सामती। मियाँ सामती के वालिद थे मियाँ शम्स सामंत, शम्स सामंत के वालिद थे हसन सावंत। तो सिलसिला वो आ रहा है। तो मियाँ सामती और हज़रत अमीर खुसरो ने मिलकर इस काम को बहुत प्रमोट किया और उस गायकी को बढ़ाया जो खानकाही गज़ल गायकी थी या खानकाही मौसीकी थी। तो कव्वाली में भी गज़ल पेश की गई। उर्स या किसी मजहबी त्यौहार के मौके पर मुनक़िद होने वाली कव्वाली के प्रोग्राम में तो हम्द और नात का ही जोर रहता था, लेकिन गांव और देहात और शहर में अवाम की दिलजोई के लिए कव्वाल हजरात बड़ी महारत से गज़लों को कव्वाली की शक्ल में ढाल देते हैं। आजकल के मौसीकी का आदमी हूँ, मगर ख्याल कव्वाली मेरी इबादत है, रूह है, मेरी रूहानी ग़िज़ा है। तो कव्वाली मेरे लिए एहतराम की चीज़ है, चूँकि आजकल कव्वाल जो है अपने उसके लिए नहीं गाते हैं, वो तो इसके लिए गाते हैं, बड़ा न माने दुनिया के लिए गाते हैं। उस ज़माने कव्वाल अच्छे थे कि एक दरगाह से लो लगी हुई, उनकी दामदी हो लेके दरबारी गाया करते, उसी से लगे हुए, बस वहीं से मिल रहा है, दर से अल्लाह का सदक़े में वहीं से मिल रहा है, अल्लाह के करम से। आज बदल गया दौर, तो अब इसी तरह मॉडर्न गज़ल गायकी आ गई। अब आजकल तो गीत गा रहे हैं भैया, बड़ा न माने, गज़ल तो गाता ही नहीं कोई। नाजरीन, कव्वाली में पेश की गई गज़लों की एक ख़ास बात यह है कि इसमें इश्क का जोश इशारों के ज़रिए बयान होने लगता है। अभी तक कव्वाली में मौजूदा अहद के अंग्रेज़ी साज शामिल नहीं हुए हैं। इसको गाने वाले रवायती साज़ों, तालियों या तानों का ही सहारा लेते हैं। गज़ल गायकी में बखूबे हम तुम्हें ताबिंदा बाशे बखू, ये कव्वाली बन गई जी।
दो दोनों छापू तिलक सब चेने रे वो से नैना मिला के बात अगम कह देने रे वो से नैना मिला के बल बल जाऊं मैं तुर रंग रे जुबा अपनी सी रंग देने रे वो से ये गजल नहीं है क्या? तो तुम इसलिए आ रहे बराबर के। अब इसका रंग का नाम रंग बदल दिया, रंग नया दूसरा दिया, इसको नाम दिया, इस गाय को दिया सवेला। सवेला रंग अमीर खुसरो ने गाने बनाए। गज़ल तो फारसी का लफ्ज़ है, तगज़ुल गज़ल से, हिंदी में लफ्ज़ है सवेला, सवेला बनाया जो गज़ल के अंदाज में, ख्याल के अंदाज में। तो ये दौर आया, मौसीक़ी बदला, तब्दीली आई माहौल में, आवाज़ में, अंदाज में, गायकी में। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि कव्वाली की दिलचस्प दुनिया को आपने ज़रूर पसंद किया होगा और कव्वाली से गज़ल का जो रिश्ता है उससे भी आप वाकिफ़ हुए होंगे। नाजरीन, अब आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे एक शायर से और सुनवाएंगे उनकी गज़ल। नाजरीन, सफ़र गज़ल का जारी है और अब हम आ पहुँचे हैं उस मोड़ पर जहाँ शायर है, शायरी है, सुर है और साज है। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं इस दौर के एक हर दिल अजीज़ शायर जनाब मंजर भोपाली से। मुतरन्निम आवाज़ और मोहब्बत से लबरेज जज्बात रखने वाले आलमगीर सतह पर अपनी पहचान बनाने वाले शायर मंजर भोपाली खूबसूरत तालाबों और हरे भरे नाहमवार रास्तों में बढ़कर जवान हुए। उन्होंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में ही शायरी शुरू कर दी थी और अपने बयान और ज़बान का जादू सारे भोपाल पर चला दिया था। बाद में उनकी शोहरत भोपाल के बाहर पहुंची और वो चंद ही दिनों में मुशायरों को लूट लेने वाला एक चेहरा बन गए। आज मंजर भोपाली को बैनुल-अक़वामी शायरों में शुमार किया जाता है और उनके बगैर कोई भी आलमी या कुल-हिंद मुशायरा अधूरा समझा जाता है। और नाजरीन, आइए हस्बे मामूल मंजर भोपाली से मालूम करते हैं कैसी रही उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और किस तरह उनके अंदर शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ। घर का माहौल हमारा बिल्कुल शायराना था। मेरे वालिद को बहुत सैकड़ों शेर याद थे। मेरे बड़े भाई ख़ुद भी शायर हैं, दूरदर्शन में ही हैं वो भी। तो हमारी तरफ हमारे लिए ये खुशकिस्मती थी कि घर से हमें बहुत सपोर्ट मिला। फिर हम जिन लोगों के साथ रहते थे सब हमारे बुज़ुर्ग दोस्त थे, उनमें बेशतर शायर थे। तो हम तकरीबन 15 साल 16 साल की उम्र से ही शायरों के बीच में बैठने उठने लगे थे और धीरे धीरे फिर वो हम शायरी की तरफ आए। मगर कभी हमें किसी ने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बनने से बेहतर इंजीनियर, सैकड़ों इंजीनियर हैं, सैकड़ों डॉक्टर हैं मेरे ख़्याल से पूरी हिंदुस्तान में, इनकी तादाद लातादाद हैं ये लोग। मगर शायर तो दो चार ही होंगे जो बड़े शायर कहलाते हैं। तो मेरे जहन में तो कभी ये आया ही नहीं। मेरे वालिदैन ने कभी ये नहीं कहा या किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि साहब आप इस तरफ मत जाओ। हमारे यहाँ ये था, हम 3 भाई थे, हमारे को बिल्कुल आज़ादी थी कि आप अपने अपने तरीक़े से अपनी अपनी फील्ड चुनें। नाजरीन, दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और शायर भी चूँकि एक आम आदमी होता है तो क्या उसकी ज़ाती ज़िंदगी का उसकी शायरी पर कोई असर पड़ता है? आइए खुद मंजर भोपाली से जानते हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ अगर कोई शायर है तो उसे फिर ज़ाती ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं रहता उसकी ज़िंदगी में। मैं जहाँ तक मैंने देखा है अपने बुज़ुर्गों को, तो वो अपने घर से बिल्कुल कट जाते हैं और उनको सिर्फ़ अपने फ़न से मोहब्बत होती है और फ़न में डूब जाते हैं। तो ज़ाती ज़िंदगी से कोई शायरी का मेरे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। शायरी एक ऐसा शगल है, शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब तक आप डूबेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को उसमें पूरी तरह मसरूफ़ नहीं कर देंगे, तब तक आप अच्छी शायरी नहीं कर सकते। तो ज़ाती ज़िंदगी और शायरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और या तो आप ज़िंदगी से बहुत करीब रहना चाहते हैं अगर आप अपने, तो फिर ज़ाती ज़िंदगी में रहिए, और अगर अच्छी शायरी करना चाहते हैं तो फिर शायरी करिए, क्योंकि शायरी वक्त मांगती है मुताला करने के लिए भी, फिर आपको लोगों के बीच में जाकर अपनी शायरी भी पेश करना, यानी पूरे 24 घंटे की जॉब है ये एक तरीक़े से। नाजरीन, किसी भी गज़ल के अशार में अलग अलग मौजू होता है। ऐसे में जब एक शायर गज़ल कहने बैठता है तो उसके अंदर वो मौजू कहाँ से आते हैं? क्या वो तय करता है कि आज इस मौजू पर गज़ल कहनी है? नहीं, इसे तय नहीं किया जाता। देखिए, गज़ल मैंने कहा ना कि जैसा इसका मतलब है ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियाँ जला देना। अब ये एक मतलब का बिल्कुल अलग तरीक़े का है, मगर क्योंकि उसका एक है कि हमें इस तरह की गज़ल कहना है। इसके अंदर 5 शेर हैं कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियाँ जला देना, या फिर बहू जलाने का हक़ तुम्हें पहुँचता है,
पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। तो ये कोई तय करके गज़ल नहीं कही जाती कि कोई ये तय करके, हाँ नज़्म तो हम कह सकते हैं कि एक मौजू हमने ले लिया कि साहब में दरख्त पे शेर कहना है, नज़्म कहना है, या किसी फूल पे नज़्म कहना है, तो हमें फिर उसके अंदर पाबंद रहना पड़ेगा। गज़ल पे कोई पाबंदी नहीं है। मंजर भोपाली की पहचान एक तरन्नुम के शायर की है। तरन्नुम गज़ल को नई बुलंदियाँ अता करता है। आइए मंजर भोपाली साहब से जानते हैं कि गज़ल में तरन्नुम कहाँ से आता है। मैं समझता हूँ कि बेशतर शायर हमारे जहाँ भी, चाहे पाकिस्तान में गज़ल हो रही हो या यहाँ पर हो रही हो, बेशतर शायर गुनगुना के ही शेर कहते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें ऑटोमेटिक मीटर मिल जाता है गज़ल कहने का, और दूसरी बात ये कि वो तरन्नुम उसी वक्त बन जाता है जब आप गज़ल कहना शुरू करते हैं। उसकी कोई बाद में नहीं बनाया जाता है। ये कोई हम म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह के पास नहीं बैठे होते कि साहब पहले वो म्यूज़िक सेट करेगा फिर हम गज़ल कहेंगे। गज़ल के साथ ही तरन्नुम भी सेट होता चला जाता है, और यही वजह है कि वही गज़ल खूबसूरत होती है जो अच्छे तरन्नुम के साथ हो। नाज़रीन, कुछ लोगों का मानना है कि उर्दू का वजूद अब सिमट रहा है। हिंदुस्तान में उर्दू के चाहने वाले कम हो रहे हैं, लेकिन मंजर भोपाली का तजुर्बा क्या है, खुद उन्हीं से मालूम करते हैं। ये महसूस ही नहीं होता कि हम अमेरिका में मुशायरा पढ़ रहे हैं या कनाडा में पढ़ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में मुशायरा पढ़ते हैं। जब कोई उर्दू वाला मुशायरे में आता है तो वही सोच के आता है कि हमें शायरी सुनना है। तो कभी भी हमने ये महसूस नहीं किया कि कहीं भी पूरी दुनिया में कई मुल्कों में गया मैं, और ईरान तक गया मैं, साउथ अफ्रीका गया, ऐसे ऐसे मुल्कों में गया हूँ जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि यहाँ उर्दू के लोग होंगे। मगर ये है कि वहाँ भी ऐसा लगा कि हमने जब शायरी शुरू करी या मुशायरा शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल बाकायदा तरबियत याफ्ता लोग हैं, इनके जहनों में गज़ल का एक मिजाज बना हुआ है और ये गज़ल सुनने वाले लोग हैं। तो हमें जहाँ लखनऊ में शेर सुनाने में मज़ा आता था, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका और कनाडा में मुशायरा पढ़ के और अपनी गज़ल पढ़ के हमें लुत्फ़ हासिल होता है। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ है मंजर भोपाली से उनकी गज़ल सुनने का। तो आइए मंजर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी एक पसंदीदा गज़ल हमें सुनाएं। ये मैंने बेटियों पे गज़ल कही है, क्योंकि इधर मैं कुछ काम कर रहा हूँ बेटियों के सिलसिले की शायरी पे, कि जो हमारे समाज में एक तरीक़े से बेटियों पे जुल्म हो रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज करना, वो जुल्म के ख़िलाफ़। तो मैंने एक गज़ल कही है बेटियों के लिए, ख़ास तौर से आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ। इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाज़ों से ये महकाती हैं, सुबह को अपनी नमाज़ों से ये महकाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह,
बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियाँ इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम बेटियाँ इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती हैं, जिंदगी जीने का। बहुत खूब। तो नाजरीन, मंजर साहब ने तो हमें अपनी गज़ल सुना दी, और आइए अब चलते हैं साज और आवाज़ की दुनिया में, जहां सुनते हैं मंजर साहब की एक गज़ल के चंद शेर एक दिलकश आवाज़ तेरे मनाने का अंदाज कितना प्यारा है, तेरे मनाने का अंदाज कितना प्यारा है, कि बार बार हमें रूठना गवारा है। तेरे मनाने का अंदाज कितना प्यारा है। खुदा नहीं मेरी तन्हाई पर तरस खाकर, खुदा नहीं मेरी तन्हाई पर तरस खाकर, फलक से मेरे लिए आपको उतारा है, फलक से मेरे लिए आपको उतारा है, कि बार बार हमें रूठना गवारा है। तेरे मनाने का मेरी शबों में है मौजूद चांद की सूरत,
शबों में है मौजूद चांद की सूरत, उसी का चेहरा मेरी सुबह का सितारा है, उसी का चेहरा मेरी सुबह का सितारा है कि बार बार हमें रूठना गवारा है तेरे मनाने का। सुपुर्दगी को हमारी शिकस्त मत समझो, सुपुर्दगी को हमारी शिकस्त मत समझो, जो तुमने जीता है दिल वो हमी ने हारा है, जो तुमने जीता है दिल वो हमी ने हारा है कि बार बार हमें रूठना गवारा है तेरे मनाने का अंदाज कितना प्यारा है, तेरे मनाने का अंदाज कितना प्यारा है, तेरे मनाने का। क्या बात है नाजरीन, हर हफ्ते हम लेके आते हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां गज़ल की खूबसूरत दुनिया की बातें होती हैं और मुलाकात करते हैं एक शायर से। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का ये सफ़र भी खूब पसंद आया होगा, आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए DD उर्दू।